फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आए हुए हैं हिस्ट्री के। और आज हम अपने आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। आज हम हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियन यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट इन द पास्ट डिपेंडिंग अबाउट द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। Last year, for example, you read about ruler of Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will be read about the following 1000 years, the roughly 700 to 1750। देखो, जो इतिहासकार होते हैं उनके जो सोर्स हैं आप सभी जानते हैं। इतिहास के दो सोर्स हैं, मुख्य रूप से मानते हैं इंस्क्रिप्शन है या फिर मनुस्क्रिप्ट के माध्यम से। मनुस्क्रिप्ट मीन्स जो हैंड से जो बातें लिखी जाती थी, मनु मीन्स हैंड्स, जो हाथ से बातें लिखी गई थी वो आपकी पाम लीफ के ऊपर या कोई विशेष प्रकार के वृक्ष का जो होता था, कोई भी छाल हो सकती थी या फिर पत्ता होता था। इसके बाद इंस्क्रिप्शन की बात होती है कि भाई कोई भी हार्ड स्टोन के ऊपर क्या है उसके ऊपर लिख दी जाती थी, जैसे कोई पत्थर वगैरह है या फिर किसी धातु के ऊपर वो क्या है बातें लिख दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद हम मान सकते हैं कि मोटे तौर पर ये जो आर्कियोलॉजी होती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, तो बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें निकलती हैं, आपने पढ़ा हुआ पिछले साल ये कि वो सामान जब वो निकलता है तो उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो काफ़ी हद तक वो सोर्सेज वो क्या करते हैं, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं और इनसे स्टडी करते हैं और डिपेंड होते हैं कि वो किस पीरियड के अंदर स्टडी कर रहे हैं और वो नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस पर्पज़ से वो क्या है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने जो पढ़ा था कि जैसे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। तो वो मोस्टली हम बात करते हैं कि एंशिएंट पीरियड था और ख़ासकर हम बात करते हैं कि भी वो 700 साल से पहले से हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो हम इस बुक को पढ़ेंगे सारी की सारी बुक, ये मैं 700 से लेकर 1750 के बीच का जो समय रहा उसके बारे में हमें बात करेंगे इसके बारे में। You will be notice some continuity in the source used by the historian for a study of this period. They still rely on the coins, inscription, architecture, and textual records for the information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increase dramatically during this period. They slowly displace other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more cheaper. हम बात करते हैं आगे की तरफ। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने नोटिस किया होगा कि जिस प्रकार से जो सोर्सेज हैं वो लगातार हम उनको जो इतिहासकार थे उनको यूज करते चले आ रहे थे शताब्दी के अंदर। वो क्या थे, वो उस समय जो है कॉइन्स की इंस्क्रिप्शन है या फिर आर्किटेक्चर टेक्सुअल रिकॉर्ड्स थे, इनसे ही इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो इसके अंदर क्या है थोड़े से चेंजेस आते चले गए। उन्होंने इसके ऊपर फोकस थोड़ा सा करना बंद कर, मतलब क्या दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। और इसके साथ साथ क्या है जो टेक्सुअल रिकॉर्ड थे वो क्या है एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो गए इस पीरियड की यदि हम बात करें खासकर। और उसके बाद है और वहाँ से क्या बहुत सारी अन्य प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने आई। और इसके बाद है यही पीरियड था जब क्या था कि जो पेपर था हमारा, उस पेपर का आविष्कार हुआ और जो पेपर था वो आपका इजीली से क्या होने लग गया, हमारे सामने आने लग गया। अभी people use it to write holy texts, chronicle of rulers, letter and techniques of sant, petition and judicial records, and for registration of account and taxes. Manuscripts were collected by the wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provided a lot of detail information to historian, but they are also difficult to use. उसके बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार से पेपर की जो खोज होने के बाद क्या है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा हमें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जो लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कोई भी होली बुक्स थी वो लिखी गई, कोई जो है राजा था उनका जो है समय बताया गया कि किस किस प्रकार से क्या उन्होंने अपना जो राजा के बारे में सारी बातें वहाँ पर लिखी गई। लेटर्स थे या फिर टेक्निक्स थी जो संत जो बताते थे, वो आप कह सकते हैं जैसे धार्मिक गुरुओं की बात कर सकते थे वो, या फिर राजा खुद पेटिशन जैसे कि जो कोई भी हमारी जो प्रजा होती थी वो कोई भी याचिका दायर करती थी या फिर हमारा जुडिशियल से संबंधित रिकॉर्ड वो उन्होंने वो लिखना शुरू कर दिया। और क्या है कि भाई अपने खुद के रजिस्ट्रेशन की अकाउंट से रिलेटेड या फिर टैक्सेस से रिलेटेड उन्होंने बातें उसमें लिखनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या है कि जो मनुस्क्रिप्ट थी इनको कलेक्ट करने का जो काम था वो अमीर लोगों के हाथ में रहता था। इस प्रकार से कोई भी राजा हो सकता था, मोनेस्ट्रीज हो सकती थी। मोनेस्ट्रीज का मतलब क्या है कि वो जो
जो संत होते थे वो क्या उन गुफाओं में रहते थे। खासकर आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि जो महात्मा बुद्ध था उसके बारे में बहुत सारी बातें आई थी। तो उसमें क्या थी, वो जहाँ पर रहते थे उनके गुफाएं जो जंगलों में उनको रहने के संतों का रहने का स्थान उनको मॉनेस्ट्रीज बोला जाता था, और या फिर टेम्पल्स वगैरह के अंदर वो कलेक्ट की जाती थी। इसके अलावा क्या उनको लाइब्रेरीज थी या फिर आर्चीव्स थी। आर्चीव्स का मतलब क्या, वहाँ पर जहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उनके अंदर रखा गया दीज। और उसके बाद क्या है कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स ने क्या किया कि बहुत बड़ी डिटेल हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, और इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल भी था भाई। उसका कारण है हम जानने का प्रयत्न करेंगे। इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली लेकिन इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, उसका कारण जानते हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड्स। If you have ever copied a friend's homework, you would be know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and forced to guess what is the written. As a result, there are a small but significant difference in your copy of your friend's work. Manuscripts copying is a somewhat similar as a scribes copied manuscripts. They also introduce small changes, a word here, a sentence there. These sorry bhai, as scribes copied manuscripts, they also introduce as scribes copied manuscript, they also introduce small changes, a word here there. Their small differences grow over a centuries of copying until manuscripts of the इसके बाद में देखें। अब देखो सिंपल सी बात है कि जब उस समय क्या प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होती थी। अब हम बात करते हैं जो जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट लिख दी गई है, अब काफ़ी समय के बाद क्या है कि वो सीधी सी बात है उसको डैमेज होना शुरू हो जाएगी, वो थोड़ा सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। एक समय ऐसा रहेगा कि वो ख़त्म होने वाली होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करने का प्रयत्न करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हम इसको कॉपी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए क्या स्क्राइब्स जो होते थे, लिपिक बोला जाता है, जो इनकी कॉपी करते थे, तो वो इसको बाई हैंड करते थे। अब सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी फ्रेंड की कॉपी लेके जाते हैं, अब आप उसमें से होमवर्क उसको दे के करते हैं, तो किसी की जो राइटिंग आपको समझ में नहीं आती, तो आप उसको वर्ड को कई बार समझ नहीं पाते और उसमें बहुत छोटा सा चेंज कर देते हैं। अब यही चेंज वाली समस्या हमारे सामने आती है कि भी वो जब चेंज कर देते हैं तो हालांकि हमें लगता है कि हमने तो सेम लिख दिया, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम, वो मामूली सा जो चेंज हुआ था वो उसमें क्या उसका अर्थ ही बदल देता है। तो थोड़ी सी ये समस्या आई, जब भी इस लिपि को क्या कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या करते थे, एक शब्द को बदल देते थे, या फिर एक शब्द को आगे या पीछे करने से भी जो भाषाओं के अंदर क्या था, बहुत सारे जो परिवर्तन हो जाते हैं, और जो अर्थ वहाँ पर जो सबसे पहले जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई थी और जो बदलती चली गई थी, तो वो क्या बहुत सारे चेंजेस हो जाते थे उस समय। उसके बाद है मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दी same text becomes subsequently different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author टुडे। उसके बाद है कि भी मामूली सा मान लीजिए एक लिपिक ने चेंज किया, अब यहाँ से शुरू की, फिर उसने लिख दिया, थोड़ा सा चेंजेस इसके अंदर आई, गिरावट इसके अंदर आई, फिर वो भी उसको जब दोबारा से लिखा गया फिर इसके अंदर गिरावट आई। मेरा कहने का मतलब क्या, जिस जैसे जैसे दूसरा व्यक्ति लिख रहा था तो उसके अंदर जो वास्तविक मनुस्क्रिप्ट जो सबसे पहले लिखी गई थी और जो आज के समय मनुस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर टोटली डिफरेंट था। जो यहाँ पर बातें बताई गई थी इस मनुस्क्रिप्ट के अंदर, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक सबसे समस्या बड़ी थी भाई। We are totally depend upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript variants of the same text to guess what the author had originally written. उसके बाद है हमारे सामने इतने टेक्स्ट हमारे सामने आ जाते थे कि भी एक ही व्यक्ति ने लिखा हुआ था, लेकिन वो अलग बदलते बदलते इतने बदल जाते थे, हमें अनुमान नहीं लगा सकते कि भी सबसे पहले जो राइटर ने जब ये लिखी थी तो वो इस बात को लिख कर क्या हमें बताना चाहता था। तो इतने ज़्यादा जो है हमारे सामने चेंजेस हो जाते थे भाई। On occasion, author revised their chronically and at different times. The 14th century chronicle Ziauddin Beruni wrote his chronicle first in 1356 and another Persian version 2 years later. The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in the large library collection. अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये समस्याएं और आती थी कि भी क्या होता था। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भी जो 14वीं शताब्दी के अंदर क्या जियाउद्दीन बेरोनी थे, उन्होंने क्या अपना सबसे पहला जो इतिहास लिखा था वो 1326 के अंदर लिखा था। और उसके बाद क्या है कि 2 साल के बाद क्या कर दिया उन्होंने, अपना दोबारा से क्या है इसका वर्जन दोबारा से लिखा गया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों के दोनों अलग अलग जो वर्जन देखने को मिलते हैं, लेकिन
हमें जो उन्होंने पहला जो वर्जन लिखा था 1356 का, हमें ये 1960s से पहले ये हमें हमारे सामने भी नहीं आया। तो हमारी जो लाइब्रेरीज थी उनके नीचे दब के रह गया। तो ये भी इस प्रकार की भी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी भाई। उसके बाद है हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 and 1750s, it has huge challenge to the historian largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At a different moments in this period, new टेक्नोलॉजीज़ मेड देयर अपीयरेंस। उसके बाद 1700 से 1750 के बीच में बहुत सारे जो बदलाव हुए इतिहास के अंदर, एक बहुत बड़ा स्केल है और डेवलपमेंट बहुत सारे हुई है, और ख़ासकर जो हमारे तकनीकी तौर पर जो सुधार हुए हैं बहुत ज़्यादा हुए हैं। इस प्रकार से जो पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर arms in combat, new foods and beverages arrived in the subcontinent, potatoes, corn, chilies, tea and coffees. Remember that all these innovations, new technology and crops came along with the people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. We will learn about some of these changes in chapter 5th, 6th and 7th. उसके बाद जो चेंजेस हुए, जैसे पर्शियन व्हील था वो इरिगेशन में लेके आने लगे हम। स्पिनिंग व्हील था वो हमारा वीविंग के अंदर आने लगा। हमने क्या किया, पटाखे यूज करने शुरू कर दिए हमने युद्ध के अंदर। उसके बारूद कह सकते हैं आप। नया जो भोजन हमारे सामने आया, पीने योग्य जो वस्तुएं थी, पेय पदार्थ थे, उनमें बदलाव हुआ। खासकर सब कॉन्टिनेंट में पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, इनकी जो है ये हमारे सामने आई। अभी आए कैसे, ये जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकल या फिर क्या है हमारे तकनीकी तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, ये अन्वेषण जो हुए वो किस वजह से हुए कि बहुत सारे जो लोग थे जो भारत के अंदर आए, वो पूर्व से आए, मध्य यूरोप से आए, चाहे कहीं से भी आए, तो वो इन चीज़ों को लेकर हमारे सामने आए। और ये जो चेंजेस थे, चाहे वो आर्थिक तौर पर है, राजनीतिक तौर पर है, सामाजिक है या फिर कल्चरल सांस्कृतिक तौर पर जो परिवर्तन हुए, ये परिवर्तन हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ 5 में, कुछ 6 में और कुछ 7 में चैप्टर में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई। This was also a period of great mobility. Groups of people travel long distances in a search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibility for the people to carve a future. फॉर्चून। उसके बाद है ये वही समय था कि जो मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता, यानी कि जो लोगों ने क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलना शुरू किया। और टहले क्यों, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि कहीं पर उनको रोज़गार मिल सके। तो हमारे इसी समय में जो सब कॉन्टिनेंट था, हमारा उपमहाद्वीप था, इसके अंदर बहुत सारा जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी थी लोगों के पास कि वो यहाँ पर आएंगे और अपना क्या बनेंगे, अपना जीवन बनाएंगे भी। One group of people who become important in this period were the Rajput, a name derived from the Rajputra, the son of ruler. इनमें से जो है एक सबसे प्रमुख है जो राजपूत हैं, जो शब्द है राजपूत, राजपुत्र से जन्मा, जो इसका मतलब क्या, सन ऑफ रूलर्स। बिटवीन द 18th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय का स्टेटस। उसके बाद क्या है, 8वीं और से 14वीं शताब्दी की तक बीच में क्या है, इस जो ये ग्रुप था, हम सभी जानते हैं, जो वॉरियर्स होते थे, क्षत्रिय कास्ट के जो स्टेटस होता था, उनके अंदर इनको इंक्लूड किया जाता था। द टर्म इंक्लूड not just ruler and chieftain but also soldier and commander who served in the armies in the different monarchs all over the subcontinent। अब राजपूत का मतलब क्या था, कोई रूलर से नहीं था, रूलर तो था लेकिन इसके अलावा कोई भी और व्यक्ति, सोल्जर वगैरह, कमांडर वगैरह, कुछ भी हो सकता था जिन्होंने आर्मी के अंदर काम किया था भी। A chivalrical code of conduct, extreme valuable and a great sense of loyalty were the quality attributed to the Rajput by their poets and birds. Other groups of the people such as the Maratha, Sikhs, Jats, Ahom and Kshatriyas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of age to become politically important. इसके बाद क्या, जो ये राजपूत होते थे इनको बहुत ही अच्छे मतलब क्या सभ्य बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता था। और ख़ासकर जो हम बात करते थे, जो पोइट्स होते थे या फिर जो बार्ड्स होते, चारण, जो इनके जो सॉन्ग्स वगैरह सुनाते थे, तो वो काफ़ी इनकी नज़रों में काफ़ी ऊपर होते थे और इनको अलग से रखा जाता था। इसी के साथ साथ अदर ग्रुप्स थे जैसे मराठा, सिख्स, जाट, अहोम वगैरह के थे, तो वो भी बहुत बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट हुई। और इसी समय के अंदर क्या उन्होंने क्या अपनी राजनीतिक तौर पर क्या है इम्पोर्टेंस उनके सामने आई भी।